Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 19th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAP 8 Audit and Assurance Essentials. Example number 10 हम कर रहे हैं पेज नंबर 359 of PDF and 355 of study text. तो हम ये पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 10 हम बेसिकली पढ़ रहे थे थ्रेड्स। ठीक है जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हम पढ़ रहे थे थ्रेड्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड सेफगार्ड्स, वो वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमने एग्जाम्पल 10 में हम डिस्कस करते हैं क्या कुछ लिखा है। यूर एश्योरेंस फर्म इज ऑडिटर ऑफ हैप्पी गुड्स। द ऑडिट मैनेजर हैज जस्ट बिकम एंगेज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स डॉटर। द मैनेजिंग डायरेक्टर ओन 51% ऑफ द शेयर्स इन हैप्पी गुड्स। तो आपका जो एंगेजमेंट मैनेजर है उसकी मंगनी हो गई है मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उसकी बेटी से, और उसके पास 51% शेयर्स है। ठीक है। वो कह रहा है लिस्ट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट विच माइट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव, एक्सप्लेनिंग क्लियरली व्हाई दीज आर थ्रेट्स। अच्छा, पहले तो सबसे पहले बेटा आपने एकदम से जंप नहीं करना जवाब पे। आपने बड़े सुकून से अपने आप को टाइम देना है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। आपने रिक्वायरमेंट का पूरा पोस्टमार्टम करना है, ये क्या कहना चाह रहा है, बज़ाहिर क्या कहना चाह रहा है, और बीइंग ए प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है। फिर आपने अपने जहन में एक फ्रेमवर्क बनाना है कि मैं इसका जवाब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ले जाता हुआ कहाँ ख़त्म करूँ, एक स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद आपने सोल्यूशन शुरू करना है या आंसर शुरू करना है। अब वो क्या कह रहा है, और सबसे पहले जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि क्वेश्चन भी पढ़ने से पहले ना आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो फिर रिक्वायरमेंट पे आते हो तो फिर आपको फिर सोचना पड़ जाता है। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो तो आप पहले से बाइस्ड हो जाते हो कि अच्छा ये जवाब देना है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते हो आप। अदरवाइज ये मेरे मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग। पहले आप एक चीज पढ़ लोगे, फिर आप उसके रिक्वायरमेंट तो पता ही नहीं क्या पूछेगा, फिर आपने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी तो फिर आपका दोबारा एनालिसिस शुरू हो जाएगा, फिर आपको दोबारा क्वेश्चन पे वापस जाओगे, अच्छा ये चीजें कहाँ लिखी हैं। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़े होगे तो एक एक जो लाइन है वो आपके जहन में क्लिक कर रही होगी, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट का पता है। आपको आपका जहन आपको फीडबैक दे रहा होगा नहीं यार ये लाइन रेलिवेंट नहीं है, अच्छा ये रेलिवेंट है, इसमें ये पॉइंट रेलिवेंट है। तो मेरा तो पॉइंट ये है कि पहले तो बहुत आराम से पूरा क्वेश्चन, जो कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर पढ़ो, पेपर ना पढ़ो, पहले सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने शुरू करो और उसके बाद फिर उनका आंसर जहन में ड्राफ्ट करो पहले सुकून से। और ये भी जहन में रखो कि मेरे पास टाइम कितना है, इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं और टोटल टाइम कितना है मेरे पास, तो मुझे इसमें मैक्सिमम कितने मिनट्स देने हैं। साइड पे कहीं लिख लो कि इस क्वेश्चन के इतने मिनट्स हैं, साइड पे लिख लिया। और फिर उन मिनट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उन मिनट्स में अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो आपने वहीं छोड़ देना है, अगला आधा पेज, एक पेज खाली छोड़ देना है, उससे आगे नया क्वेश्चन शुरू कर देना है। उस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ देना है, क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आपने उसे 12 मिनट एलोकेट किए थे और आपने उसमें 20 मिनट लगा दिए, फिर होगा क्या, आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद। जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ क्वेश्चन हैं कुछ नहीं है, जो हैं कुछ बिल्कुल ही नहीं हो पाए, पूरे 2 क्वेश्चन रह गए और 10 मिनट बाकी हैं, ये कितना बड़ा प्रेशर है। उससे बेहतर ये नहीं है कि 6-8 क्वेश्चन है, आठों के आठों कर दिए हैं, लेकिन उसमें से 4 अधूरे हैं, 2 पूरे कर दिए हैं और 2 अभी मैं कर रही हूँ, ये भी हो जाएंगे। तो अधूरे हैं कुछ तो हैं ना। एग्जामिनर को भी पता है कि आपने अधूरे छोड़े हैं। जैसे मैं अगर एग्जामिनर होगा मैं आपको प्लस पॉइंट दूंगा कि इस बच्चे ने प्लानिंग अच्छी की है, मैं बायस्ड हो जाऊंगा आपको पास करने की तरफ। लेकिन अगर आपने 10 में से 8 क्वेश्चन या 7 किए, 3 छेड़े ही नहीं, तो मेरे पास बायस होने का जवाब ही नहीं रह जाता। एक क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट है लेकिन किया है, तो मैं उसमें 2 की जगह 3 नंबर भी दे सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आर्गू कर सकता हूँ भाई मेरे लिए 3 नंबर ही बनते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हुआ ही नहीं, उसमें तो मैं 1 नंबर भी नहीं दे सकता। ये पॉइंट याद रखना है, दे ही नहीं सकता। मैं दे दूंगा कि जी 7वां क्वेश्चन बच्ची ने नहीं किया, मैं 2 नंबर दे दूँ। तो वो तो एग्जाम वो पूछेगा मुझसे, जो वो है जो उसे रीचेक कर रहा है कि भाई ये क्या, मेरे पास जवाब ही कोई नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रख। तो इसकी रिक्वायरमेंट आपने पढ़ ली। लिस्ट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस विच माइट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द, वो कह रहा है मुझे थ्रेट्स बताओ जो कि इंडिपेंडेंस को, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को जो थ्रेट आएंगी जो अराइज होंगी। अच्छा, एक्सप्लेनिंग क्लियरली वाई दीज आर थ्रेट्स, ना सिर्फ ये बताओ कि थ्रेट कौन सी है, बल्कि 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन भी करो कि ये थ्रेट बनती कैसे है। इसका मतलब है पहले तो इंडिपेंडेंस की बात करनी है ना। इंडिपेंडेंस में क्या कुछ आता है, ये अलहदा से फंडामेंटल प्रिंसिपल है या ओवरऑल वो बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कहते हैं जी।
ओवरऑल को कहते हैं। हमने जो प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें इंडिपेंडेंस, स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस नाम का कोई प्रिंसिपल नहीं था। इंटेग्रिटी था, ऑब्जेक्टिविटी था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर था, कॉन्फिडेंशियलिटी था, और एक आधा और भी था। हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर था, इंडिपेंडेंस तो नहीं थी। ये चारों मिलते हैं तो इंडिपेंडेंस आती है ना। तो इंडिपेंडेंस याद रखना एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये अलग से कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें सिर्फ ये बता दें कि ये थ्रेट है और ये ऐसे थ्रेट है तो काफी है, या इसमें कुछ और ऐड करोगे आप? मैं कहता हूँ जी इसमें वो एंगेजमेंट हुई है, इसकी वजह से ये थ्रेट अराइज हो रही है, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रही है, चलिए। तो आप फिर इवेल्युएट नहीं करना, वो तो करना है, मुझे एग्जैक्टली बताएं कि ये थ्रेट है। अब आप एक्सप्लेन करिए कैसे थ्रेट है, क्योंकि वो एंगेजमेंट हुई है। हाँ, क्या ये काफी है? तो इसमें और क्या ऐड करना है? वो तो एक्सप्लेन करना है ना, कॉन्सेप्ट कोई और लाना है। ये दो ही कॉन्सेप्ट है कि थ्रेट क्या है और क्यों थ्रेट है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को थ्रेट है। ये गोल नहीं करना, उसने नहीं पूछा कि ये बताओ कि कौन से फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल, आप तो बता सकते हो ना। और लंबा चौड़ी नहीं देनी, उसके नंबर कोई नहीं देने, उसने उसने वहां पूछा ही नहीं। आप हिंट तो दे दो कि मुझे पता है कि जवाब कैसे देते हैं। ये ये थ्रेट है फला फंडामेंटल प्रिंसिपल को, इतना तो बता सकते हो। और फिर नीचे बताओगे ये कैसे है। समझ आ गई? तो ये हमने स्ट्रक्चर सा ज़हन में बना लिया। परफेक्शन कभी नहीं आती इंसान की ज़िंदगी में, ये याद रखना है। लिहाजा जो आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ उस वक्त जहन में आती है आपने लिख देनी है और अल्लाह के आसरे पे छोड़ देना है। एक हद से ज़्यादा परफेक्शन जो होती है ना इंसान को ख़राब कर देती है। चीज़ें लेट हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बजाय बेहतर होने के। परफेक्शन एक हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, याद रखना है। तो मुनासिब रखनी है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि मुझे थ्रेड्स बताओ, ठीक है। अब मुझे बताएं कौन सी थ्रेड है, पहले कितनी थ्रेड्स हैं आप पहले गिनते जाओ। पहली कौन सी थी? फेमिलियरिटी थ्रेड आ रही है कि नहीं? आ रही है। किस वजह से आ रही है? कि ऐसा क्लोज रिलेशनशिप है कि उससे थ्रेड अराइज हो रही है? यस है, बड़ा क्लोज है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरी थ्रेड कौन सी है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है कि नहीं है? कैसे है? 51% शेयर हैं उसके, और आप उसके रिश्तेदार हो गए हो, और फिर आपका अपना भी तो इंटरेस्ट है ना, आप मंगनी तोड़वाने के चक्कर में तो नहीं हो ना। मंगनी कंटिन्यू रखना चाहते हो कि ज़ाहिर फ्यूचर आपको, अब कैरियर नज़र आ रहा है भी, इतनी बड़ी फैमिली में जा रहा हूँ, तो सेल्फ इंटरेस्ट भी किसी हद तक आपकी भी है उसकी भी है, आपकी वजह से उसकी भी है। और इंटिमिडेशन है। कैसे? टूट सकती है, हाँ। वो कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे फेवर नहीं दोगे तो मंगनी तोड़ देंगे, तो शाबाश। इंटिमिडेशन है। और कौन सी थ्रेट होती है? सेल्फ रिव्यू है। वो नहीं है। वो को सर पैर ही नहीं बन रहा ना, कहीं से खींचने की कोशिश भी करें तो नहीं बन रही, तो जबरदस्ती नहीं करनी अपने आप से। एडवोकेसी कैसे हो सकती है? कैसे? क्या प्रमोट करेगा, कहाँ प्रमोट करेगा? वो तो एंगेजमेंट मैनेजर है, वो कहीं जा उसकी यहाँ पे कहीं मार्केटिंग तो नहीं कर रहा उसकी। वो एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना। तो वो नहीं बनती, मेरा ख्याल है वो भी खींच तान के बनाने की कोशिश करें तो शायद बन जाए, लेकिन खींच तान की कोई चीज़ नहीं बनानी। और अगर कहीं दूर की बनती है ना तो फिर आपने जिक्र कर देना कि ये दूर की कौड़ी में ला तो रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने ख्याल में भी ये दूर की कौड़ी है, ये बता देना एग्जामिनर को कि ये रिमोट चांस है इसका। ऐसे कहना है, वो तो मैं मजाक में कह रहा हूँ ना, दूर की कौड़ी का इसका रिमोट चांस है, बट ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। हाँ, ऑल दो मेरे ख्याल में इसका रिस्क बहुत हाई नहीं है, तो इसे इग्नोर किया जा सकता है, ऐसी बात कर दो। ठीक है ना? तो अब देखें नीचे उसने क्या दिया है, उसने लिखा कैसे, एन इंटिमिडेशन थ्रेट माइट अराइज बिकॉज द एमडी कुड exert इन्फ्लुएंस over the audit manager via any influence he might have over his daughter. Alternatively, as the relationship between the audit manager and his future father-in-law develops, direct intimidation might be intimation direct intimation might be possible. Direct intimation वो डायरेक्टली कह दे, बेटी से पूछे बगैर ही कि भाई तुमने ना किया तो बस तुम गए। ठीक है। अच्छा, कौन सा हो रहा है? इंडिपेंडेंस तो होता ही नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी ब्रीच हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी तो डायरेक्टली ब्रीच हो रहा है। और बाकी भी आपने सोच के अगर मुझे बताने हैं, ठीक है, कौन कौन सा ब्रीच हो रहा है उसकी रीजन बनानी है आप। अच्छा जी, आगे। A familiarity threat might arise again as the relationship between the audit manager and the MD develops. The audit manager may become less critical of the reporting or operational practices at this client. A self-interest threat might arise
because the MD owns a majority shareholding in Happy Goods and his daughter, who may well inherit the shares at some point in time in future, therefore has a vested interest in the performance of the organization as well as her husband. This threat is probably greater once the marriage has taken place. शादी हो गई तो ये थ्रेट बढ़ जाएगी। अभी ये निस्बतन कम है। उसने आइडिया दे दिया। और आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इसमें ये भी आ सकती है, इमोशनल लेवल पे भी आ सकती है ना, कि चले फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो अलग चीज़ है, इमोशनल भी है कि आप नहीं चाहते कि एक अच्छी फैमिली में आपका रिश्ता हुआ है तो ख़त्म हो, तो सेल्फ इंटरेस्ट तो है आपका। ठीक है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एड्रेसिंग थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स को एड्रेस करना है। एड्रेस कैसे किया जाता है? सेफ गार्ड से। अब वो सेफ गार्ड्स की बात करने लगे। If the chartered accountant determines that the identified threats to compliance with the fundamental principles are not at an acceptable level, the accountant shall address the threats by eliminating them or reducing them to an acceptable level. ये पहले भी हमने वर्ड पढ़े थे। The accountant shall do so by eliminating the circumstances, including in interest or relationship that are creating the threat. Circumstances खत्म करें, और circumstances में आपके relationship भी आ जाते हैं। relationship खत्म करें, मंगनी तोड़ दे। अगर उसको इतना ज्यादा प्रोफेशनल होगा जी मैंने तो नहीं करी, लेकिन मंगनी ना तोड़े। मंगनी तोड़ना तो कोई बेअक्लमंदी नहीं है। स्ट्रेट अवे वहां जाके एक बार उनके कानों से गुजार दे कि ये बात आपने मुझसे करनी कभी नहीं है, मेरे प्रोफेशनल बात मुझसे कभी नहीं करनी। मैं अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन को अलग रखता हूँ, फैमिली को अलग रखता हूँ। पहले ही अपने फादर ने लॉ के काम में ना हल्की सी इनडायरेक्टली बातों में फूक आए, ताकि उन्हें हिम्मत ही ना हो आपसे बात करने की। मतलब उस तरीके हैं ना। सेफ गार्ड यही है ना, ये तो नहीं है कि एकदम से मंगनी तोड़ दोगे, नहीं जी मैं मांगनी नहीं चाहता क्योंकि ये मसला आ गया तो मैं तो बहुत ही स्ट्रेट हूँ। वो जरूरत है ज्यादा स्ट्रेट होना, चाहे एक्सट्रीमिस्ट होना, वो भी कोई ठीक चीज़ तो नहीं होती। ये तो इस्लाम में भी पसंदीदा नहीं है कि हर वक्त इबादत करते रहो। किस बंदे को ज़्यादा पसंद किया गया है? जो अल्लाह ताला की इबादत तो मुनासिब करे, लेकिन साथ ही हकूक़ुल इबाद में इन्वॉल्व हो। अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, नमाज ना छोड़े, लेकिन ये नहीं है कि नमाज पे आधा घंटा लगाए और बाद में फिर हल्के फुल्के काम करे। नमाज पे बेशक 10 मिनट लगाए, हाजिरी लगाए अल्लाह के पास, दिल से लगाए, और फिर बाकी सारा दिन रिस्क में, रिस्क की तलाश में। रिस्क की तलाश बताते हो खुद एक हुक्म है। ठीक है, नमाज पढ़ो और रिस्क की तलाश में निकल जाओ, तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा दर्जा दिया है। जो हम ये पढ़ते हैं और अपना रिस्क कमाते हैं, ये भी इबादत है अगर आप अच्छे तरीके से कमाते हो तो। जी। अच्छा जी, उसके बाद एलिमिनेट एलिमिनेट करें और फिर अप्लाइंग द सेफ गार्ड्स। पहले उन्हें एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करना कैसे है? सेफ गार्ड से ही। तो क्या पहले कह रहा है एलिमिनेट करें। ठीक है, उन सर्कमस्टांसेस को खत्म करें, और फिर उसे उसने नाम क्या दिया है? सेफ गार्ड अप्लाई करें, वेयर अवेलेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। पहले तो एलिमिनेट कर दें। कैसे? रिलेशनशिप खत्म कर दें, वो तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगी। अगर एलिमिनेट नहीं हो रही तो फिर सेफ गार्ड्स अप्लाई करें और उसे एक्सेप्टेबल लेवल पे रिड्यूस करें। और डिक्लाइन और एंडिंग द स्पेसिफिक परफॉर्म्ड एक्टिविटी, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर आखिरी हद वही है कि मंगनी तोड़ दे। यही है ना। अगर फादर ने लॉ ने डायरेक्ट कह ही दिया है कि बेटा मैंने तो मंगनी की इसलिए है कि तुम मुझे फेवर दोगे, तो फिर तो मंगनी तोड़नी पड़ेगी ना, अगर वो प्रोफेशनल है तो या फिर वो डिक्लाइन कर दे। तो तीन स्टेप्स बताए हैं। सर्कमस्टेंसेस को, रिलेशनशिप को ख़त्म करे एलिमिनेट करने के लिए। अगर नहीं होती एलिमिनेट तो रिड्यूस करने की कोशिश करे बाय अप्लाइंग सेफ गार्ड्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वही करेगा ना जो पॉसिबल ही नहीं है, वो कैसे करेगा? ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जो उन सर्कमस्टेंसेज में पॉसिबल है वो सेफ गार्ड अप्लाई करे। इवन इफ अगर वो नहीं कर पाता एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस, तो फिर वो असाइनमेंट को डिक्लाइन कर दे। डिक्लाइन का वर्ड याद रख, रिफ्यूज कर देने क्या ना, डिक्लाइन कर दे। ठीक है, डिक्लाइनिंग का वर्ड आया तो फिर आप भी कोशिश करोगे डिक्लाइनिंग का वर्ड यूज करोगे। एक्शन टू एलिमिनेट थ्रेट, अब वही वाली बात है। पहले एलिमिनेशन की बात करेगा, फिर रिडक्शन की बात करेगा, और शायद फिर कहीं जाके डिक्लाइनिंग की भी बात करेगा, किन केसेस में डिक्लाइन कर देनी चाहिए। तो एलिमिनेशन में वो कहता है कि कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताएगा। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज अ थ्रेट माइट बी एड्रेस्ड बाय एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टेंसेज क्रिएटिंग द थ्रेट। वही सर्कमस्टेंसेज की बात कर रहा है। हाउएवर there are some situations in which threats can only be addressed by declining or ending the specific professional activity। वो कह रहा है कि बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि वो एलिमिनेट हो ही नहीं सकती। नजर आ रहा होता है कि हम कुछ भी कर लें तो एलिमिनेट नहीं होगी या रिड्यूस भी नहीं होगी। उस केस में तो स्ट्रेट अवे एक्शन ले लेना, शुरू में ही ना कह दे, टाइम जाया ना करे, ना अपना ना दूसरों का। लेकिन अगर कर सकता है तो फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करें।
This is because the circumstances that created the threat cannot be eliminated and safeguards are not capable of being applied to reduce the threat to an acceptable level. बात वही हो गई ना कि अगर उसे लगता है कि एलिमिनेट नहीं हो सकती, हालात ऐसे हैं, या उसे रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता, तो स्ट्रेट अवे डिक्लाइन कर। आगे बात करता है, safeguards आर एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टेक दैट effectively reduce threat to compliance with the fundamental principle to an acceptable level। ठीक है, सिंपल बात है, लेकिन देखें उसने स्ट्रक्चर कैसे किया है। उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल का भी जिक्र कर दिया, रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल का भी जिक्र कर दिया। तो उसने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बात की है, जनरल सी बात नहीं की। तो आपने बस ये स्ट्रक्चर जरा समझने हैं ताकि जब आप लिखो तो आपके जहन में हो। कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड ओवरऑल कंक्लूजन्स रीच्ड। सिग्निफिकेंट जजमेंट आपने की है किस बात की, कि हमने ये सेफगार्ड जो लिया है ये ठीक है कि ठीक नहीं है, इसने एलिमिनेट किया है कि नहीं किया, इसने रिड्यूस किया है कि नहीं किया। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट आपने की है, और ओवरऑल कंक्लूजन आपने उसकी बेस पे क्या लिया कि हो भी गया है कि नहीं। आप जजमेंट है कि मैं ये करूंगा तो हो जाएगा कि नहीं होगा, और फिर अगर कर लिया तो क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हो कि ये हो गया कि नहीं। और अगर आपने जब ये कंक्लूजन लेना है कि रिड्यूस हुआ है कि नहीं, तो आपके पास मैयर क्या है, थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन, थर्ड पार्टी टेस्ट, याद है ना। और दो चीजें और थी, तो वही चीजें फिर इधर लग जाएंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल form an overall conclusion about the actions that the accountant take or intends to take to address the threat created will eliminate those threats or reduce them to an acceptable level। वही बात है ना, इसमें मतलब समझने वाली बात ही नहीं है। सिर्फ आपने हेडिंग याद कर ली तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपको क्या लिखना है। कि उसे जजमेंट करने पड़ेंगे, और जब जजमेंट करके चीज़ें अप्लाई करेगा तो फिर उसे कंक्लूड करना पड़ेगा कि मकसद हासिल हुआ भी कि नहीं हुआ। और यहाँ आप ऐड कर सकते हो, अगर वो तो ये नहीं कहेगा ना इसे कॉपी पेस्ट कर दो, वो तो सिचुएशन बताएगा। तो आप उसमें ऐड कर दोगे, फिर टेस्ट क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा। तो हम सिर्फ खुद फैसला नहीं करेंगे, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे। तीन थे ना, और आखिर में हम क्या थर्ड पार्टी टेस्ट वाली अप्रोच को भी अप्लाई करेंगे। और एक क्या था, एक तो जजमेंट था, एक थर्ड पार्टी टेस्ट था, एक और भी था ना, रिमेन अलर्ट। हम अलर्ट रहेंगे और अपने तमाम नॉलेज स्किल को हम यूज करेंगे। तो ये चीजें बस आपके जहन में घूमनी चाहिए। बस ये मैं तो कहना चाह रहा हूँ, रट्टे नहीं लगाने, लेकिन आपने ये पॉइंट जहन में रखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं कोड ऑफ एथिक्स में, ये आपके जहन में। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अच्छा नीचे क्या रहता है, द अकाउंटेंट शेल रिव्यू एनी सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड और कंक्लूजन रीच्ड एंड यूज द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। वही आ गया, जजमेंट, इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट, और पहले अपनी जजमेंट वगैरह यूज करनी है। ठीक है, वही चीज उसने रिपीट की जो ऊपर हम पढ़ के आए थे, कोई नए पॉइंट नहीं दे रहा। तो इसे आपने रिलेट करना चीज़ों को। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये तो हर जगह ही हमारा होना चाहिए, कि हर वक्त वो मशकूक ही रहेगा कि देखें कोई थ्रेट आ तो नहीं रही, हर चीज़ को शक की नज़र से देखेगा जब तक तसल्ली नहीं हो जाती। Under auditing, review, and other assurance standards, including those issued by IAASB, chartered accountants in practice are required to exercise professional skepticism when planning and performing audit, reviews, and other assurance engagements. ठीक है? Professional skepticism and fundamental principles are interrelated concepts। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटररिलेटेड। कैसे? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि हमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर देनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर में क्या है, हर चीज़ को वेरीफाई करें जब तक तसल्ली नहीं हो जाती। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यही आ गया ना, प्रॉपर तरीके से करें। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद in an audit of financial statements, compliance with the fundamental principle individually and collectively supports the exercise of professional skepticism as shown in the following example। अब ये एग्जाम्पल से आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, द अकाउंटेंट कंप्लाइज विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी बाय being straightforward and honest when raising concerns about a position taken by a client। क्लाइंट एक पोजीशन ले रहा है कि जी ये ऐसे नहीं ऐसे है। पोजीशन लेने का मतलब है कि वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, आप उसे एग्री नहीं कर रहे। तो एग्री क्यों नहीं कर रहे? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के सर आप कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर ने बात किया, बहुत कॉम्पिटेंट डायरेक्टर है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो हमें चेक तो करने दें।
तो क्या आ गया? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आ गया। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही है ना। आप उसकी बात मान नहीं रहे। आप स्ट्रेट करेंगे यार मेरी मेरी तसल्ली नहीं हो रही तो मुझे अपनी तसल्ली करने दो। अच्छा जी, उसके बाद बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट व्हेन रेजिंग कंसर्न अबाउट अ पोजीशन टेकन बाय क्लाइंट, परसुइंग इंक्वायरीज अबाउट inconsistent information and seeking further evidence to address concerns about statement that might be materially false or misleading in order to make informed decision about the appropriate course of action in the circumstances। तो आप दूसरा वो कह रहा है कि आप इंक्वायरीज करें उन इंफॉर्मेशन की जो इनकंसिस्टेंट है। अब ये इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन का वर्ड भी कई जगह आएगा और ये आपको जहन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन? आबाश, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मतलब, कहाँ यूज करेंगे ये लफ्ज आप? इंफॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट क्या होती है? जो मैच नहीं करती, अलग अलग एक इंसान को। हाँ, तो मतलब क्या है, फिर कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो अकाउंट्स मैच नहीं करती। हाँ, ये भी है। और मतलब एक बंदा कोई और बात करे, दूसरा कोई और बात करे, एक ही असर्शन के बारे में एक एविडेंस कुछ और कह रहा है और दूसरा एविडेंस कुछ और कह रहा है, तो इनकंसिस्टेंट हो गए। एक बंदा कहता है जी कि फिजा बहुत इंटेलिजेंट बची है तो इसे आपको फौरन हायर कर लेना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं यार बस एवरेज ही है, सोच लें, नखरे वाली बहुत है। ठीक है, 4 दिन बाद छोड़ जाती है जॉब। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया ना। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनकार कर देना चाहिए या मुझे रख लेना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? मुझे किसी तीसरे बंदे से भी पूछना चाहिए, फिर मुझे ढूंढना चाहिए कि ये बताओ कि फिजा किन की क्लास फेलो रही या फिजा के पेरेंट्स से मेरी गपशप हो जाए, मैं उनसे पूछूं आपका क्या व्यू है। तो 4-6 लोग जब बोलेंगे तो मुझे एक ओवरऑल व्यू लेना चाहिए, तो मुझे फर्दर एविडेंस लेने चाहिए। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फर्दर एविडेंस में क्यों ले रहा हूँ? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मेरे जहन में शक आ गया है। ठीक है, आपने कहा मैं इस बच्ची पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, उसने कहा सर फिजा बहुत अच्छी बच्ची है बस ले लें, लेकिन आपने कह दिया ठीक नहीं है। आप पे मुझे ट्रस्ट कोई नहीं है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इस पे मुझे ट्रस्ट है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि बस दो चीज़ों बंदों से पूछा और मैं इस पर ट्रस्ट कर लूँ, ये भी तो गलत है ना। शुबह तो क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं मजाक में कहता हूँ वैसे। कभी कभी फ्रॉडिया बंदा भी बड़ी अच्छी बात कर जाता है और कभी बहुत अच्छा बंदा भी शैतान बन जाता है, ये तो हमने देखा हुआ है हिस्ट्री में, बहुत से वाकयात भी हमने पढ़े हैं, ऐसा होता है। तो हमें आंखें नहीं बंद रखनी चाहिए, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं हम कर सकते। इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि दाढ़ी वाले बारिश नेक परहेजगार बज़ाहिर दिखाई देने वाले लोग असल में शैतान निकले। आपने वो वाकया सुना होगा जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जस्दे मुबारक को चोरी करने की कोशिश हुई थी, सुना है आपने? अब वो क्या थे? बादशाह को ख्वाब आया, बादशाह ने 3 दिन ख्वाब आता रहा, उसने कहा नहीं ये फिर मसला खराब है, वो आया तो सारा मदीना छान मारा, एक एक बंदे को उसके सामने से गुजारा गया, कहता नहीं ये वो शक्लें नहीं है। कोई और लोगों ने कहा सर 2 बंदे हैं और वो तो बेहद नेक लोग हैं, वो तो अपने हुजरे से बाहर ही नहीं आते, मुसलसल इबादत करते हैं। आपने कहा नहीं उन्हें भी बुलाओ, उन्हें निकाला तो पहचान गया। और वो देखने में नमाजी परहेजगार बारिश, पूरा मदीना उनकी रिस्पेक्ट करता था, कर क्या रहे थे? वो सुरंग खोद रहे थे उस हुजरे में से, इसलिए बाहर नहीं आते थे। तो ये चीजें इस्लाम ने भी हमें सिखाई है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे ना करो। अल्लाह और उसके रसूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें देखो कि ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, दैट्स इट। ठीक हो गया, ये तो खैर एक एग्जांपल थी। तो वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट हो कंसर्न्स में और इंक्वायरीज करे जहाँ इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंड सीकिंग फर्दर एविडेंस, और फर्दर एविडेंस ले टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट स्टेटमेंट दैट माइट बी, उन स्टेटमेंट के बारे में फर्दर एविडेंस ले जो मिसलीडिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, और क्यों ये ले? इन्फॉर्म डिसीजन के लिए। इन्फॉर्म डिसीजन के मेरा वो डिसीजन जो उनकी अप्रोप्रिएटनेस के बारे में। अब इन्फॉर्म डिसीजन क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन? मैं डिसीजन ले रहा हूँ या मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क है? ये जो है ना, ये थोड़े से लफ्ज हैं, इन्हें अलग से इनकी लिस्ट बनाते जाए, आपके जहन में हो। पहले पहला क्या आया लफ्ज आया? इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। नंबर 2 आया इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये जगह जगह वर्ड आ रहा है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो डिसीजन है जो हमें बैठे बैठे नहीं ले लिया, पूरी नॉलेज और स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए लिए, इंक्वायरी करके या जो भी ज़रूरी चीज़ें थी पूरी तरह वर्कआउट करके जो डिसीजन लिया उसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद in doing so, the accountant demonstrates the critical assessment of audit evidence that contributes to the exercise of professional skepticism. Critical
असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली देखता है, तनकीदी देखता है कि इसमें क्या खामी हो सकती है, ये किसने बनाया है, किस लेवल पे बनाया है, इसका सोर्स क्या था, इसका टाइमिंग क्या थी, वो सारी चीज़ें देख के तो करे। उसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्टिविटी से भी बात करता है, ये इंटीग्रिटी की बात कर रहा था। रिक्वायर्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस। बायस की बायस कैसे होगा, मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बस आपने कह दिया मैंने मान लिया, बायस हो गया ना किसी हद तक। तो इस पे ना जाए, पूरी तरह अपना अप्लाई करे अपनी असेसमेंट्स को। conflict of interest or the undue influence of others. For example, the accountant complies with the principle of objectivity by recognizing circumstances or relationships such as familiarity with the client that might compromise the accountant's professional or business जजमेंट। तो देखिए कि मेरा इस क्लाइंट से क्या ताल्लुक है, और ये जो ताल्लुक है क्या मेरे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं। तो मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की तरफ नहीं जा सकूंगा, मैं बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा हूँ इस बंदे पे, तो मुझे वैसे ही पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सच सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप ऑन द अकाउंटेंट जजमेंट व्हेन इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी ऑफ एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ये जो मेरा रिलेशनशिप है, इन्हें जहन में रखूँ जब मैं ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट कर रहा हूँ कि कहीं इन ऑडिट एविडेंस में ये चीज़ आ तो ही नहीं रही। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ कि यार मैं इसे कबूल कर लूँ, बजाय ये सोचने के कि ये ठीक है नहीं है, मैं इसे क्रिटिकली देखूँ। मैं अपने आप को तसल्ली तो नहीं दे रहा अपने आप को कि मैं कबूल कर लूँ, कबूल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जान पे उठ के, हाल हाल तक मैंने काम भी नहीं किया। तो वो ये दो चीज़ें उसने बताई हैं, इसे आपने जहन में रखना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, रिलेशनशिप जो है वो रिकग्नाइज करे, और रिलेशनशिप हो गए रिकग्नाइज, पहले तो वही फैसला कर ले। उसे लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो फिर बाद में जो एविडेंस आए उन्हें उस लेवल पे भी क्रिटिकली एनालाइज कर ले कि इन एविडेंस में फिर मेरा जो मैंने जो सोचा था वो ठीक है, या मैं बायस हो रहा हूँ, या कोई और चीज़ सामने आ रही है। तो दोनों स्टेजेस पे करे, एविडेंस लेने से पहले और एविडेंस लेने के बाद, दोनों लेवल पे असेस करो। जो हमने वैसे ही पढ़ा है कि उसे थ्रू आउट द एंगेजमेंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे भी रहना है, और कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल को भी देखते रहना है। ठीक है। उसके बाद, इन डूइंग सो द अकाउंटेंट बिहेव्स इन अ मैनर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। Discuss the categories of threats that may be involved in each of the following independent situations and advise the partner of the concerned firm with regard to the possible course of action that may be followed in each situation। अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का इस तरह का, कि थ्रेट बताओ और सेफ गार्ड बताओ। अच्छा जी, Ahmed has recently joined a firm of CAs. The firm intends to depute him on the audit of Masoom Private Limited. Prior to joining the firm, Ahmed had been providing accounting and taxation services to MPL for many years in the capacity of a consultant. तो कौन सी थ्रेट आ रही है, फेमिलियरिटी और सेल्फ रिव्यू आ रही है कि नहीं। हाँ। तो ये दो आ रही है, इसके सेफ गार्ड क्या होंगे, दोनों के सेफ गार्ड अलग अलग बताओ। ओवरऑल सेफ गार्ड भी हो सकते हैं जो जनरलाइज करें चीज़ों को, और स्पेसिफिक भी होते हैं। फेमिलियरिटी का सेफ गार्ड क्या होगा, तो अहमद को निकाल दें, यही है ना। अहमद विड्रॉ कर जाए, वो यही है ना, अहमद टीम से विड्रॉ कर जाए। हाँ, या लेकिन फेमिलियरिटी थ्रेड तो ख़त्म नहीं होती ना, वो तो सेल्फ रिव्यू ख़त्म हो जाएगी कि उसे वो काम रिव्यू ना करवाएं जो उसने किया था। फेमिलियरिटी तो ख़त्म नहीं होती। अब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठा काम कर रहा हूँ, बाकी सारी फर्म मुझे जानती, कोई मुझसे मिलने भी नहीं आएगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सबको कहता हूँ जी मैंने तो सुबह सीधा इधर बैठा है, इधर से निकलना है, कोई मुझसे ना मिले। इतनी सख्ती पॉसिबल नहीं है ना तो दुनिया में। तो फेमिलियरिटी थ्रेड तो नहीं खत्म होती, क्या ख्याल है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, मैं कहता हूँ वो 2 साल पहले तक वहाँ पे था, उसे 2 साल हो गए वहां से रिजाइन किए हुए, अब वो मेरे पास आया है, अब कौन सी थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट रिड्यूस नहीं होगी बहुत ज्यादा। 2 साल में तो बहुत कुछ चेंज होता है, और सेल्फ रिव्यू तो रही नहीं, पिछले 2 ऑडिट तो हो गए ना। अब तो पिछले ऑडिट की बात, साल की बात हो रही है, उसमें तो आपका कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, वहां आपने बिल्कुल सेल्फ रिव्यू नहीं कहना। वहां सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट टू सम एक्सटेंट आ सकती है, सेल्फ रिव्यू आती ही नहीं है क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं। ठीक है ना, इसीलिए फिर ये नहीं होता कि आपने किसी कंपनी में जॉब कर ली तो अब सारी उम्र उसका ऑडिट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जगह लिखा हुआ है, ऑडिटर जो पिछले 3 साल, 3 साल की ज्यादा बात हुई है, उसे 3 साल से कम हुए हैं तो वो
कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करे या उसका डायरेक्टर ना बने या ये ना करे या वो ना करे। जनरली 3 साल 2 साल का क्राइटेरिया रखा है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि 3 साल के बाद आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाता है लोगों से। ठीक है ना। तो ये नहीं होता कि फॉर एवर आप इनएलिजिबल हो गए हैं, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ तो खैर क्लियर बात हो रही है। तो कौन कौन सी थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू और सेल्फ और फेमिलियरिटी। सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, बाहर नहीं लग रही, कोई ऐसी चीज बताई नहीं उसने, है ना। और वो यही, तो नीचे देखें कि उसने कौन सी लिखी है, जवाब लिखा है कि नहीं। जी, ए में क्या लिखा है? सेल्फ रिव्यू एंड फेमिलियरिटी। ठीक है, बाकी उसकी डिस्कशन आपने पढ़ लेनी है कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने बायस नहीं होना, कि जो उसने लिखा है उसे फॉलो करने की कोशिश करें, आप इससे ज्यादा अच्छा जवाब भी लिख सकते हैं। पहले कोशिश करें, खुद अपने जहन में क्रिएट करें कम अज कम, और लिख सकते हैं तो लिख लें, फिर इससे कंपेयर करें कि इसने क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है। अक्सर केसेस में आपको लगेगा नहीं मेरा बेहतर है। ठीक है ना। तो आपका मतलब, मेरा नहीं, आपका, जो आपने लिखा होगा। तो वो हमने देख लिया। इसके बाद अगला क्या है, इसे बस खत्म करते हैं, इसके बाद बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट फादर ऑफ वन ऑफ द ट्रेनीज पोस्टेड ऑन द ऑडिट ऑफ चालाक लिमिटेड हैज़ ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन चालाक लिमिटेड। जी। सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट भी किसी हद तक है और फेमिलियरिटी भी किसी हद तक है, लेकिन कितनी है ये बताए ना। वो ट्रेनी है बेचारा, ट्रेनी का कितना इम्पैक्ट हो जाएगा? ट्रेनी की बात कौन सुनेगा? ना फर्म में कोई सुनेगा ना उधर कोई सुनेगा। क्लाइंट भी बात करेगा तो मैनेजर लेवल पे या सीनियर लेवल पे रिक्वेस्ट करेगा ना, यार छोड़ो दफा करो, ट्रेनी से कौन पूछेगा। सारी चीजें आपने नोट करनी है ना। तो क्या जवाब देंगे आप? सेल्फ इंटरेस्ट या फेमिलियरिटी? उसने सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट लिखा है। क्यों? लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो फेमिलियरिटी क्यों नहीं लिखा उसने, कि उसका उसका पोजीशन बड़ी वीक है ना। फेमिलियरिटी वहां आती है जब आपका इन्फ्लुएंस हो, लोगों आपसे बात करें, आप लोगों से बात करें। ट्रेनी से कौन बात करेगा? तो आप कह सकते हैं कि फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकती है, बट इन माय ओपिनियन इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी लोअर लेवल की है। तो उसका चांस बहुत कम है। आप ये मेंशन जरूर करें। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट तो आ ही रही है ना, ट्रेनी बेचारा वैसे भी उसे इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए 20 15 20 हज़ार भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो आपको तो 20 हज़ार नजर आ रहा है, मैं क्लाइंट पे जा रहा हूँ, तो आपको तो ये दोपहर का खाना बड़ा मजेदार, मतलब बड़ा अट्रैक्टिव होता है, हमें तो होता था ये इस क्लाइंट पे जाना है क्यों, ये खाना बड़ा अच्छा देता है। अक्सर बच्चों का ये होता है, छोटी फर्म में ये ज्यादा होता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट तो आ गया। अब बाप कुछ बेचारा कह रहा हो ना कह रहा हो, बच्चे का अपना इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया ना, मैंने यहाँ जाना है, खाने के लिए जाना है, वो अच्छा खाना खिला देंगे, हो सकता है वो चार चीजें इग्नोर करना शुरू कर दे। तो यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, फेमिलिटी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं बताया कि फादर का कितना इंटरेस्ट है उसमें, इसलिए भी ये चीज कंफर्म नहीं हो रही कि फेमिलिटी थ्रेट किस हद तक है। ठीक है ना, बड़ी लो लग रही है। एनी हाउ इसे पढ़ना जरूर है अपने घर जाके, इसके जवाब को कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे होशियार लिमिटेड। अच्छा, एक मैं आई कैप से ये बड़ा मुझे बड़ी उलझन होती है, चलाक लिमिटेड, होशियार लिमिटेड, यार तो कोई नाम सही रख लिया करो, मतलब अपनी तरफ से पता नहीं क्यों ऐसे रखते हैं। पाकिस्तान फाइबर्स लिमिटेड या ये लिमिटेड, अब आप ये एसीसी के भी पेपर देख लें, किसी के देख लें, उनमें ऐसी चीजें आपको कम ही नजर आती हैं, बहुत कम नजर आती हैं। कैटरपिलर कॉरपोरेशन, वो उस तरह की चीजें करते हैं। खैर ठीक है। हाँ वही ना, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि प्रोफेशनल लेवल पे आपके अंदर डिसेंस होनी चाहिए थोड़ी सी, प्रॉपर प्रोफेशनल क्वेश्चन बनाए, लगे कि बाकी किसी इन्वायरमेंट में बने। एनी हाउ ठीक है। होशियार लिमिटेड, an audit client of your firm, has recently advertised certain vacancies in his accounts department. The said position have been applied for by number of individuals, including two staff members who are posted on the audit of HR। जी। सेफगार्ड्स भी आपने बताने हैं, वैसे वो हमने डिस्कस नहीं किए, ये आप कल करके आओगे तो हम इसे फाइनल कर देंगे। जी। कौन सी थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट तो है। फेमिलियरिटी नहीं। एडवोकेसी कैसे? नहीं, वो उसने पोस्ट लगाई है ना। एडवोकेसी तो ये होती है कि आप अपने क्लाइंट को एडवोकेट कर रहे हो मुख्तलिफ जगह पे, उसकी तरफ से बात कर रहे हो, वो तो नहीं है। मेरा तो ख्याल है नहीं है, उसने जब लिखी है तो मुझे नहीं पता और कौन सी है। इंटिमिडेशन तो है ही नहीं, कोई तुक नहीं बनती। बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट ही है। उसने क्या लिखी है? उसने सेल्फ इंटरेस्ट ही लिखी है।
ठीक हो गया। और सेफ गार्ड क्या होना चाहिए, चलिए इस आखिरी का तो पूछ देखे ना, सेफ गार्ड क्या सेफ गार्ड होना चाहिए। इसे एलिमिनेट किया जा सकता है। जी। वो आपके लिए वैकेंसी वापस ले सर, उसे बंदे चाहिए, वो इसलिए वापस ले ले कि आपके स्टाफ मेंबर उधर आ रहे हैं, आप अपना स्टाफ मेंबर विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते। ये गए ना जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो बात करें कि आप उस टीम से उन दो तीन लड़कों को विड्रॉ कर लें जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्हें ना भेजें, तो हो जाएगी रिड्यूस। हो जाएगी ना, कम, काफी कम हो जाएगी ना। देखिए आप, जॉब तो उन लड़कों की है ना, फर्म की तो नहीं है। फर्म का पार्टनर तो बॉदर नहीं करेगा, मुझे से क्या लगेगा आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपकी जॉब नहीं होती तो क्या होगा। मैं कहूँगा बेटा, मैं तो भाषण दूंगा आपको, चाहे मैं खुद वही करता रहता हूँ, लेकिन मैं लेक्चर दूंगा आपको कि ना ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करो, ये तो एथिक्स के खिलाफ है। तुमने अप्लाई किया, मैं तुम्हें तो नहीं भेज रहा। आप चाहे मुझे लाख कहें कि सर मैंने अप्लाई किया है लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैंने अप्लाई किया कि नहीं, मैं फिर भी नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो मैं विड्रॉ कर लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम फर्म की बात, ऑडिटर की बात करें, यू आर नॉट ऑडिटर, यू आर पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटर कौन है, एंगेजमेंट पार्टनर। ऑडिटर कौन है, फर्म। ऑडिटर का मतलब फर्म है। ठीक है, कोई एक बंदा ऑडिटर नहीं है, तो याद रखना है। तो उसे विड्रॉ कर ले, विड्रॉ किए बगैर गुजारा ही नहीं है। और मेरे ख्याल मेरे जहन में तो कोई ऑप्शन नहीं आती, रिस्क तो रहेगा ना। उसने अप्लाई किया हुआ है, वहां जाके जिक्र कर दे सर मैंने अप्लाई किया है, वो कहेंगे अच्छा ऐसा करो, तुम ये कर देते हो तो मैं तुम्हारी जॉब करवा देता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहेगी। तो ये विड्रॉ करिए वहां से, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। क्लियर हो गया। तो कल इंशाल्लाह इसे कंक्लूड करेंगे, कोशिश करेंगे कल हम जहाँ तक पॉसिबल है इसे ख़त्म कर लें और फिर अपने मेजर ऑडिट पे वापस आए। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह तक कल फिर इससे आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे क्वेश्चन याद हैं, क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा कोशिश करनी है, क्वेश्चन जितने पढ़ के आ सकते हैं पढ़ के आए, ताकि मैं जब डिस्कस करें यहाँ पे ना, तो कुछ हम छोड़ देंगे, कुछ आप करें, कुछ मैं करवाऊँ, तो आपको पहले से आपकी तैयारी हो थोड़ी सी। तो कल कोशिश करेंगे इसे हम वाइंड अप करें एक तरह से। क्लियर हो गया। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।